गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और साथ साथ कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो ज़रूर ये कहें, अदरवाइज़ भी खैर कहा करें, क्योंकि आजकल जितना वायरल फैल चुका है, तो जैसे सबीन ने भी आने से पहले ना अपना गला साफ़ किया, तो ये हम सबके साथ हो रहा है कि हमें हर थोड़ी देर बाद गला साफ़ करना पड़ता है। इट हैपन्स एवरी वेयर नाउ। अच्छा एक चीज़ शुएब देखें, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि तकरीबन सर्दियाँ अब गुजरी गई हैं। 16 जनवरी फेब के मिड तक हाँ, आधी hardly सर्दियाँ आधी आई से- भी तो लेट थी ना सबीन। आई भी तो लेट थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मतलब हार्डली 1 मंथ लेफ्ट, मतलब एक महीना हार्डली रहता है कि सर्दियाँ जो हैं अब रहेंगी। लेकिन जस्ट इमेजिन, एक भी बारिश नहीं हुई बहुत सारे इलाकों हाँ, में। बिल्कुल कुछ ऐसे ही इलाकों की अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है वहाँ पर बारिश, लेकिन वो हमने अभी तक ये नहीं सुना कि वहाँ पर खुल के बारिश हुई है या ऐसी कोई जितनी चीज़ होती है उतनी नहीं हाँ, हुई। स्नोफॉल चले हो वो रही भी है, उतनी नहीं हुई वो भी जितनी उतनी नहीं हुई होती जितनी है। होती अब है। मरी में देख लें, स्नोफॉल उस तरीके से नहीं हुई, बल्कि ताजरों ने वहाँ पे लिटरली ये कहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी और बर्फबारी नहीं होती तो उनका कारोबार मुतासिर होगा। दिस इज वेरी अलार्मिंग। दिस इज अलार्मिंग। अच्छा, ये है ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं, ये है क्लाइमेट चेंज Yes. जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि अब हम गिले तो बहुत कर रहे हैं ना, नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही। पहले तो इतनी होती थी, सर्दियां लेट आई, गर्मियां जल्दी आ गई, गर्मियों की ड्यूरेशन, और फिर जो गर्मियां आती हैं वो तो हम सब देख रहे होते हैं कि Yes. क्या हालात होते हैं। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा नुकसान हम देख रहे होते हैं होता है। अब ये हमने खुद किया अपने साथ, अब ये हम लोग नहीं सोचते, हाँ, ये और हमने कर खुद रहे हैं, किया है। and still we are doing अच्छा, it. हम हमेशा ये बात करें लेस देन 1%, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, हर कोई कुछ कहीं ना ना कहीं कुछ तो तो हम कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मे इट बी इन पोल्यूशन, जो भी इन्वायरमेंट को डैमेज करने के हवाले से हम मुसलसल किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर हम नहीं सुधरेंगे, हम अपने, मैं इसे लिटरली ये वर्ड यूज़ करूँ, हमें करतूत ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। हम सब सफ़र स्टिल कर रहे हैं और मज़ीद सफ़र करेंगे, आने वाले नस्लें सफ़र करेंगी। लेकिन आज ये मौजू डिस्कस करने का भी एक मकसद है, वो ये है कि जब हम वायरल की बात करते हैं और हम अपने आसपास देखते हैं लोग बीमार होते हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं या एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा बीमार हो रही होती है। इसमें भी हमें ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी कि अब वो सर्दियों की छुट्टियाँ वैसे भी ख़त्म हो चुकी हैं, चूँकि ज़ाहिर है दिसंबर में होती हैं। अब जनवरी है, सर्दियाँ भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चों को वायरल हो रहा है, बच्चे फ्लू है, उनको कफ है, उनको स्नीजिंग है, यानी कोई भी वायरल उनको अटैक है, पहली बात तो ये है कि वायरल विल टेक इट्स टाइम, वो अपना एक ड्यू टाइम लेता है, उसके बाद वो ठीक होता है। सो कोशिश तो ये करें कि लिक्विड इनटेक ज़्यादा हो जाए और बच्चे की अपनी इम्यूनिटी उससे लड़े और आपका बच्चा वो ठीक हो जाए, बजाय इसके आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। हमेशा मैं और सभी ये बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल नहीं करना। वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स को ट्रीट करता भी भी नहीं नहीं है। है। बार डॉक्टर्स आके हाँ। यही बात हमें बता रहे होते हैं कि आपका बच्चा गला खराब है, थोड़ा आप ये नहीं देखते कि उसको वायरल इन्फेक्शन है या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, Yes. आप उसको एंटीबायोटिक्स देना शुरू करो। तो घर में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करें। डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भी मेक श्योर कर लें कि जब तक वाकई ज़रूरत नहीं है आप जो है वो बच्चे को एंटीबायोटिक्स ना ही दें तो बेहतर है, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो अपना टाइम लेते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते और कुछ ऑब्वियसली 15 दिन भी देखा है हमने। ये वाला जो वायरल है वो ले रहा होता है, तो ऑब्वियसली ये ख्याल साथ साथ ज़रूर, लेकिन एट द सेम टाइम जो शुएब हम इससे पहले बात भी कर रहे थे कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने किस तरह से दूसरे बच्चों को बचाना है। Absolutely, ऐसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, it is contagious। और ज़्यादातर यही होता है कि जो बच्चा है वो स्कूल जब जा रहा होता है, यानी वैन में अगर जा रहा है और स्कूल में उसका कांटेक्ट हो रहा है बच्चों के साथ, तो किसी एक को भी अगर वायरल अटैक ऑलरेडी हुआ है तो वो बच्चा उससे मुतासर होगा, वो बच्चा उस वायरल को कैरी करेगा, घर लेकर आएगा और उसके बाद सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं। सो अगर आपके बच्चे को वायरल है, अगर आपका बच्चा बीमार है, उसे फ्लू है, उसे कफ हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन छुट्टी कराने से कोई मसला नहीं है। एक तो एक उसका रेस्ट हो जाएगा, बिकॉज बॉडी को वाकई रेस्ट चाहिए होता है। दूसरा ये कि बाकी बच्चे महफूज रहेंगे, अगर हम सबकी जिम्मेदारी है, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चा किसी भी गैदरिंग में ना जाए, यानी स्कूल तो वो ना जाए उस 1 या 2 दिन, लेकिन अदरवाइज कोई बर्थडे पार्टी मत जाए, कोई गैदरिंग हो रही है मत जाए, ताकि किसी और बच्चे को वो फ्लू या वो वायरल अटैक ना हो जिसकी वजह से कोई और मुतासर हो सकता है। तो प्लीज़ छुट्टी करा लें, कभी कभी छुट्टी करा लेनी चाहिए। इट्स ओके, इट्स फाइन। बच्चों की जान बख्श दे, तो उनको रेस्ट की जरूरत होती है, इसका भी ख्याल रखा करें। बच्चे स्कूल में जाके निढाल हो रहे होते हैं, ना पढ़ाई पे ध्यान होता है, सेहत भी मजीद मुतासर होती है, बाकी निढाल होते हैं, ख्याल- एनर्जी नहीं वाकई होती, लेथार्जिक हो जाते हैं कैसे होती है बच्चे। खुद देखें, हाँ, हमें थोड़ी सी 4 बिल्कुल। छींकें आ जाती हैं, हम बैठ जाते हैं ऐसे सही कि बात ओहो, है, वो तो फिर बोले बच्चे कैसे। हैं। वो तो बच्चे हैं, तो ख्याल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर में भी बचाएं बच्चों को, बाकी बहन भाई को बड़ा मुश्किल है वो, लेकिन चले कोशिश जो है, हाँ, ये वाकई वो मुश्किल है, घर में बहन बहन को बचना बहुत मुश्किल है। कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपके बहन भाइयों से बनती नहीं है थोड़ी बहुत बच्चों के, किसी भी, मैं देखती हूँ सिबलिंग्स पे यही होता फिर है, आप अगर नहीं महफूज बन रही रहेंगे।
नहीं नहीं, अगर बनती नहीं है तो फिर आप ये अच्छा। करें, उनको पानी पिया, आधा पानी उन्होंने पिया, आधा पानी उनको झूठा पिला के उनको वायरल लगवा। ये कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है, ये बहुत शरारती है सबीन, आपने ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं हम करना। बचपन में ऐसे करते थे ना शोएब, हम ऐसी छोटी छोटी इतनी चीजें कर रहे दैट होते आई थे ना। रिमेंबर सबीन, स्पेशली वो चिकन पॉक्स के केस में ना, अगर घर में किसी एक को चिकन पॉक्स हुआ तो अब पता है कि बाकी सबको भी होना, तो जान के ना उस, मैं तो अपने भाई के जान के हर चीज को छेड़ता था कि नहीं ताकि इसको भी हो जाए, यार जिस तरह मैं लेटा हुआ हूँ। वेरी बैड, बार बार करें ना करें, Don't do that. ना करें ना करें। मजाक अपनी जगह पे, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा जी, आज के शो की बात करते हैं हम। आज का शो हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त है। डिफरेंट लोगों को आज हमने शो में बुलाया हुआ है। मैं लोगों, पता नहीं, मैं एक डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हमने शो में बुलाया हुआ है, और अपने अपने obviously- डोमेन के एक्सपर्ट्स लोग हैं वो, Exactly. और वो उस पर बात करेंगे। मौजूद हम एक बता देते हैं, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ बच्चों की बात सबीन हो गई है, जरूर। तो हम जरूर इस पर शेयर करें, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। बहुत से बच्चे ये शिकायत उनकी आ जाती है, यानी पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि बच्चे की वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे जो होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, एक्चुअली कि स्पीच डिले हो रहा होता है। तो 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, माइलस्टोन क्या होना चाहिए, और अगर आपको लगे कि बच्चे की स्पीच मुतासर है तो क्या करना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसके बाद आपको वाकई किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, फिर स्पीच थेरेपी से कितना फ़र्क पड़ता है, इस पर बात करेंगे आज हम। लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये एक्सपर्ट साथ मौजूद होंगे जो कि इस मौजू पर और डिफरेंट और मौजूद पर हमसे करेंगे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे। इंट्रो में जिस तरह हमने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ की अब शिकायत कर रहे होते हैं। आई डोंट नो इस चीज़ का रुझान इतना क्यों बढ़ गया है कि हमारे बच्चे जल्दी बोलना नहीं शुरू कर। अच्छा, हमारे पेरेंट्स जब बताते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अच्छा, पहला लफ्ज़ कोई 10 महीने का था बच्चा, उसने मामा बाबा या ऐसा कोई लफ्ज़ जो है ना, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो सुनता है, वो बोल पा रहा होता था, अक्सर जिक्र कर रहे होते थे। अब जो है वो बच्चे हम देख रहे होते हैं 1.5 साल के हो जाते हैं, साल से ऊपर, 1.5 साल 2 साल, बच्चे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। कुछ बच्चे तो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, और कुछ जो है वो इस हद तक कम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बोलना उनका इतना कम होता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं एंड दे डोंट नो क्या किया जाए। अच्छा, अब ऐसे में शोएब ये भी होता है कि हमारे यहाँ हर तरफ देखा जा रहा है टोटके, उफ अल्लाह, और टोटकों तक तो बात समझ आती है सबीन को, फिर जो तावीज़ धागे शुरू हो जाते हैं ना, और लिटरली आई मीन उसके बाद मसाइल होते हैं ना, आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे। एंड देन सेल्फ मेडिकेशन जो है वो भी एक बहुत अहम मसला एक तरह से देखा गया है कि आप खुद से घर के अंदर, और कुछ तो परवाह ही नहीं करते ना, कोई बात नहीं, बच्चे बोलते रहते हैं, लेट बोलना शुरू कर देंगे, खुद बोलना शुरू कर देगा, कोई मसला नहीं है, खुद ही रीज़न तलाश की, खुद ही डायग्नोज कर लिया, खुद ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बाज़ों का तो अनट्रीटेड छोड़ दिया। अगर तो बच्चा किस एज तक, आज हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर बोलना नहीं शुरू करते तो हमें फ़ौरन उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। और स्पीच थेरेपिस्ट से भी पहले आई थिंक वो जो एक असेसमेंट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि आप असेसमेंट हो जाए उस बच्चे की एग्जैक्टली क्या इशू है, उस इशू के बाद फिर कि अच्छा कौन सी थेरेपी इसकी होनी है। व्हेन इट कम्स टू स्पीच थेरेपी तो कितनी रिक्वायरमेंट्स की स्पीच थेरेपी की है, और फिर ज़ाहिर है बहुत से पेरेंट्स सभी डेली बेसिस पर नहीं ले जा सकते स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो गाइड भी करता है कि अच्छा ये मैं कर रहा हूँ या ये मैं कर रही हूँ इस बच्चे के साथ, इस पर काम आपने खुद घर पर भी करना है, क्योंकि सारा काम एक थेरेपिस्ट नहीं कर सकता। एज ए पेरेंट भी आपको बहुत कुछ करना पेरेंट्स होता के है। ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, मैं कहूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है शोएब। बिल्कुल क्यों होती है। कहते हैं कि औलाद आजमाइश किसी वजह से होती है, उसकी वजह ये होती है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है Responsibility वो आ जाती है। बिल्कुल। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस हवाले से आज हम डिस्कस अच्छा सबीन, वो जो बात आपने की ना पेरेंट्स, ठीक है उन पे जिम्मेदारी आती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एट द सेम टाइम हमें ये भी एड्रेस आज जरूर करना है कि वो पेरेंट्स जो कि डिनाइल में रहते हैं, ये कितना बड़ा जुल्म उस बच्चे के साथ करते हैं। आज इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं आमना मलिक साहिबा, 5 साल से काम कर रही है माशाल्लाह, बहुत से बच्चों को उन्होंने इसी मामले पर गाइड भी किया है, उनको मैनेज भी किया है, उन बच्चों की स्पीच पर काम भी किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आमना, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि 2 राय है? एक राय ये है जैसे सभी ने डिस्कस किया कि पहले ये था कि पहले ये इश्यूज इतने नहीं थे, अब इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कुछ थेरेपिस्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, इश्यूज पहले भी थे लेकिन पहले आइडेंटिफाई नहीं होते थे, पहले उन बच्चों को किसी और तरह से लेबल कर दिया जाता था, लेकिन इश्यूज पहले भी थे। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दिस?
ओके सो अगर हम देखते हैं लिटरेचर को देखते हैं और प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल है कि इश्यूज शुरू से थे, लेकिन आजकल के दौर में जब से टेक्नोलॉजी आई है और सब चीज़ें आई हैं तो उसमें आइडेंटिफाई होना भी शुरू हो गए, लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से इश्यूज ज़्यादा भी हुए हैं। ओके So, yeah. तो दोनों चीज़ें कि दोनों issue पहले चीज़ें। भी था लेकिन अब उसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ गया Spectrum भी बढ़ और गया। ज़्यादा भी हो गया। एंड देन रीजन भी बढ़ गई होगी। कॉजेज क्या हैं इसके? अब अभी आप देखती हैं, एक तो आप डिजिटल मीडिया की बात करिए कि सोशल मीडिया की वजह से भी एक बच्चे जो फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, क्या कॉजेज हैं इसके अलावा? ओके सो नॉट जस्ट सोशल मीडिया, बेसिकली जो स्क्रीन टाइम हम कहते हैं, एक तो ये चीज़ है जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन में आपका टीवी भी आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है, आपका टैबलेट आ जाता है। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं आजकल हर बच्चे के पास उन्होंने उनको दिया हुआ है, कोई ना कोई टैब दिया हुआ है, हर बच्चे का अपना टैबलेट आपको नज़र आता है। अगर टैबलेट नहीं भी होता तो टीवी चल रहा होता है बैकग्राउंड में। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो अगर वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो काम कर रही होती हैं, बच्चे उनके मोबाइल के ऊपर होते हैं, टीवी स्क्रीन्स देख रहे होते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें लगता है कि टीवी से, स्क्रीन से बच्चा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, डेफिनेटली लर्न कर रहा है, लेकिन जो स्पीच में कॉज आ रहे हैं जो आप बात कर रही हैं, दैट इज़ इन दिस वे कि वो इट्स नॉट फंक्शनल कम्युनिकेशन। वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन सीख रहा है, बस स्क्रीन से इनपुट आ रहा है लेकिन वो उसको जवाब नहीं दे रहा है। तो बच्चे सिर्फ ये लर्न करते हैं कि ठीक है मैंने सुनना है लेकिन मैंने बोलना नहीं है। एक तो ये चीज़ है, इट्स नॉट फंक्शनल कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो जेनेटिक्स का भी रोल आता है इसमें, जो स्पीच डिलेज हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जीन्स का भी एक फैक्टर है। एंड लास्टली जो फैक्टर है दैट इज़ ऑल्सो अदर डिसऑर्डर्स जिसको हम न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे ADHD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। सो इन डिसऑर्डर्स के साथ भी जो स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बच्चों में Associated देखने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जेनेटिक हो या फिर ये जो जैसे Neurodivergent। हाँ न्यूरो वाले इश्यूज भी आपने बताए हैं और प्लस ये स्क्रीन टाइम, इन तीनों को आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है कि अच्छा ये एग्जैक्टली कॉज है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए जो सबसे, जब हम असेसमेंट करते हैं ना बच्चे की, कोई भी बच्चा जब स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास आता है सबसे पहले असेसमेंट की जाती है। Alright। उसमें फिर आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अगर उसको ऑलरेडी डायग्नोसिस मिला हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, ASD का या ADHD किसी भी दूसरे डिसऑर्डर का, वो तो आपको फ़ौरन से सिम्टम समझ आ जाते हैं। अगर एक बच्चा है जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम के साथ है, जो कि स्क्रीन टाइम को हम कहते हैं उसकी वजह से, तो मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे ही बच्चे के साथ आप काम करना स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है स्क्रीन टाइम का, जैसे ही आप उसकी इन्वायरमेंट से स्क्रीन को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक स्पेक्ट्रम पे बच्चा होता है जो डिसऑर्डर के साथ होता है, उसमें जो चेंजेस का एक पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिले होता लेकिन है। आता है, लेकिन बिल्कुल चेंज तो आता है। फॉर एग्जांपल अगर काम हो रहा है ना बच्चे के साथ और ठीक काम हो रहा है, एंड अनदर थिंग जो पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल इसमें आता है कि वी ऑलवेज एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कि 20% काम हम करते हैं, 80% काम जो होता है वो पेरेंट का बहुत होता है। इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉइंट। Exactly। घर बैठ के आप ज़्यादा टाइम जो है वो पेरेंट्स का ही बच्चों के साथ गुजर रहा बिल्कुल। होता है। अच्छा, इस पे हम ज़रूर आते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बड़ा ज़रूरी आइडेंटिफाई करना कि किस एज में कब आप देखें कि आपको बच्चे को फ़ौरन एक्सपर्ट के पास लेकर जाना है। क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं, फलाने के बच्चे तो 2 साल की उम्र में बोलना शुरू थी, हमारा भी बोलना शुरू हो जाएगा। 1.5 साल की उम्र, साल, कितना वेट करें पेरेंट्स, किन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, ऑब्जर्व करें, एंड देन उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर उनको एक्सपर्ट के पास ले जाना है। ओके सो एक बात आपने बहुत अच्छी की कि हमारे यहाँ ये नॉर्मल ट्रेंड है कि हमारा फ़लाँ बच्चा भी देर से बोला था, और जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो इसी कंसर्न से आते हैं, और यही वो रेड फ्लैग है जो जिसकी वजह से थेरेपी बहुत लेट हो जाती है। सो एज़ फार एज़ द माइलस्टोन्स आर कंसर्न, तो जब बच्चा आपका 12 माह का होता है तो फर्स्ट वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा, बाबा, सिंपल वर्ड्स जिससे हम कहते हैं। अगर वो नहीं बोल रहा तो 15 मंथ्स तक यू शुड वेट। 15 मंथ्स इज़ फाइन कि बच्चे कुछ थोड़ा सा, हर बच्चा डिफरेंट होता है ना, तो वो कुछ देर से बोल सकता है। लेकिन अगर बच्चा 2 साल का हो गया एंड यू स्टिल थिंक कि बच्चा अभी तक कोई फर्स्ट वर्ड भी नहीं बोल रहा, उसने सिंपल मामा बाबा भी नहीं बोला, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि आपकी साउंड्स भी नहीं प्रोड्यूस करते, राइट, और साउंड्स आपके 6 मंथ्स के अराउंड आ जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग कि आपने उस वक्त बिल्कुल भी डिले नहीं करना, और आपने अर्ली इंटरवेंशन के लिए, अर्ली असेसमेंट के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है। आई ऑलवेज सजेस्ट पेरेंट्स कि देखें, बजाय इसके कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, जस्ट फॉर लाइक हम कहते हैं चलो प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन रूल आउट कर लें, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए, बजाय इसके कि आप देर कर दें और फिर चेंजेस जो है ना वो लेट आए। बिकॉज इसमें ये भी कहा जाता है ना कि वो गोल्डन टाइम होता है शायद 3 से 5 साल का, जिसमें अगर काम हो जाए तो फिर बड़ा अच्छा होता है, अदरवाइज वो टाइम आपने मिस कर दिया तो काम खराब है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो अर्ली 3 years आपके होते हैं दैट आर वेरी क्रूशल।
3 years में, बिकॉज आपके जो ब्रेन के ऊपर जितनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेन में चैनल्स बन रहे होते हैं, वो बहुत रैपिड हो रहे होते हैं। सो 3 years बहुत क्रूशल होते हैं। उसमें अगर थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस जो है आपको जल्दी शो होना शुरू हो जाते हैं। 7 years से ऑनवर्ड्स ये नहीं होता कि चेंजेस शो नहीं होते, लेकिन स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि 7 years से ऑनवर्ड जो है बच्चे के अंदर चेंज पर थोड़ा स्लो हो जाता है। सो एफर्ट आपकी फिर ज़्यादा उसमें आपको करनी पड़ती है। ऑलराइट, ये इसका मतलब ये है कि पहले साल के बाद, यानी बच्चे की जो फर्स्ट बर्थडे है उसके बाद अगर आपको लगे कि वो नहीं उस तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहा है या बोल रहा, तो फिर आप चेक करवा लें, असेसमेंट जरूर करवा लें उसकी। और क्या पहले साल से थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, या वो एक टाइम पेरेंट्स के लिए भी बड़ा कंसर्निंग होता है? अभी तो बिल्कुल साल का बच्चा, अभी तो चलना शुरू कर रहा है, उस टाइम पे थेरेपिस्ट के पास ले जाना, जरा पेरेंट्स इस पे कंसर्न भी उनका होता है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, जो स्पीच थेरेपी है ना, दैट इज़ मोर प्ले बेस्ड। ओके, सो हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट मी एज वेल, आई नेवर रिकमेंड कि आप बच्चे को सिर्फ चेयर टेबल सेटिंग में बिठाएं। इट्स अ प्ले बेस्ड थेरेपी। आप जब बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन में लेकर आते हैं, उसमें ये होता है कि हम बच्चे को प्ले के साथ स्टार्ट करवाते हैं, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी प्ले कहते हैं। टॉयज़ देते हैं, टॉयज़ के साथ अब बच्चा खेलना शुरू करता है, उन्हीं टॉयज़ में ही आप उन्हीं खेलते खेलते ही बच्चे को हम बुलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप रोबोटिक बच्चे को बना देंगे, एक जगह बिठा के काम करें। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। या सो इट इज़ प्ले बेस्ड। तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उन्हीं जो बच्चा घर में भी खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो आप उसको फंक्शनल कर दें ताकि उसको बेटरमेंट हो जाए उसमें उसकी। अच्छा, कितना स्क्रीन टाइम वैसे अलाउ होना चाहिए स्पीच के पर्सपेक्टिव से? किस एज से होना चाहिए? किस एज से होना चाहिए? बिकॉज अब आजकल के बच्चे भी तो देखे ना, पेरेंट्स की साइड भी थोड़ी सी लेनी पड़ जाती है कि अब आप देखें 4 माह का बच्चा, आप अगर उसको भी आपने मतलब बहलाना है कुछ, तो आप उसको अगर फ़ोन देके बिठा देंगे, मतलब बैठ तो नहीं सकता, लेकिन फोन टीवी के आगे आप एंगेज कर देंगे, तो वो बच्चा वाकई एंगेज हो जाएगा, 4-5 महीने का बच्चा। और उसके बाद जब आप टीवी बंद करेंगे तो उसने रोना शुरू कर देना है। देखिए सबीन, आपकी अपनी बात में ही, आपके अपने सवाल में ही जवाब है। हमने उनको ट्रेन किया, कंडीशनिंग कर, हमने उनकी कंडीशनिंग कर दी। ठीक है, पेरेंट्स की साइड में बिल्कुल लेती हूँ, एंड इट इज़ ह्यूमनली आजकल के ज़माने में नॉट पॉसिबल कि आप बच्चों को कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं करना, लेकिन दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि 4 माह के बच्चे को आपने क्यों स्क्रीन टाइम देनी है? ठीक है, उसको पता भी नहीं स्क्रीन क्या है। देखें, स्क्रीन से आपकी रेज आ रही हैं जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप खुद ज़्यादा देर मोबाइल इस्तेमाल करें, यू विल फील कि आपके सर में दर्द शुरू हो गया। और एक छोटा बच्चा है, आपने उसको कुछ पता ही नहीं है, और आपने इतनी ज़्यादा रेज उसको आपने एक्सपोज कर दिया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है कि हमें कब बच्चे को स्क्रीन देनी चाहिए, आई फील लाइक कि अगर बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, अगर बच्चा फ़िज़िकली बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, देन दैट्स फाइन। अगर आप उसको 1 घंटा भी मुख्तलिफ आवर्स में एक दिन में दे देते हैं, दैट्स फाइन, बिकॉज उसकी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट हो रही है, वो फंक्शनल हो रहा है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्क्रीन में ही इन्वेस्ट रखा हुआ है। कोई भी काम करें, स्क्रीन दे दी, बच्चे कोई और एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज आजकल आउटडोर्स बहुत कम है। सो अगर आपने गेमिंग बच्चे को मोबाइल पे दी हुई है, वो वीडियोज़ भी मोबाइल पे देख रहा है, सोते हुए मोबाइल है, उठते हुए मोबाइल है, खाते हुए मोबाइल है, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक। एंड खाने का जो आप एक और चीज़ कहें ना कि पेरेंट्स की साइड लेने वाली चीज़, बिकॉज ये पेरेंट्स से कंसर्न्स आते हैं। अगेन आई ऑलवेज गो टू द लिटरेचर, एंड बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि दिस इट्स जस्ट अ मैकेनिकल एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है। अगर आप उसको खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, बिठा दिया, तो बच्चे के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, या सो इट्स जस्ट अ मैकेनिकल एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है, आप उसको खिलाई जा रहे हैं, ठीक है, और कोई उसको फ़ायदा नहीं होगा, ना खाने का फ़ायदा होगा, ना बैठ उस तरह से कोई उसकी एक्टिविटी हो रही है, कोई सीख भी नहीं रहा। अच्छा, ऐसे में कुछ बच्चे अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा नोट किया आजकल, स्पेशली वो बच्चे जो कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, जो कि कार्टून्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक तो वो कार्टून्स लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, और वो आपस अपने आप से बातें करते रहेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, वो गाड़ी में बैठेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे, बस अपनी बात करते जाएंगे, एंड इवन इफ देयर समवेयर एल्स, बस वो खुद से बात कर रहे हैं। ये क्या है? ओके, सो अगेन दैट्स बिल्कुल सेल्फ टॉक। एंड सेल्फ टॉक ये है कि देखें, एक हद तक तो ठीक है, बिकॉज अगर बच्चा एक प्ले कर रहा है, ठीक है, कोई अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, उसके पास कोई टॉय है, उससे वो बात करे, दैट्स फाइन, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड प्रिटेंड प्ले ना, वो उसे प्रिटेंड कर रहा है, कुछ ना कुछ कोई रोल प्ले कर रहा है, दैट्स फाइन। जो आप बात कह रहे हैं, दैट इज़ वी कॉल जिब्रिश लैंग्वेज। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन की वजह से स्क्रीन लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम जिब्रिश लैंग्वेज कहते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चा क्या करता है कि वो लर्न कर लेता है कि ओके फाइन, ये बोल रहा है और वही चीज़ उसने कॉपी करनी है।
उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो किसी को आंसर नहीं कर रहा, इट्स नॉट फंक्शनल। सो वहाँ से देख देख के बच्चे जो है ना वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। आप अक्सर बच्चों को देखेंगे, आपको समझ नहीं आती कौन सी लैंग्वेज है, वो कोई चाइनीज़ होती है, कोई फिलिपीनीज़ होती है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है। एंड बेसिकली अगर आप कार्टून्स देखें, जो आजकल जितना मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, मोस्टली जो कार्टून्स हैं वो इसी तरह की लैंग्वेजेस में होते हैं, या तो उसमें साउंड्स होती हैं या तो उसमें ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कार्टून की वॉइस में होती है। तो चूँकि बच्चों के साथ न्यूट्रल फैमिलीज़ में या जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं उनमें हमें ज़्यादा ये वाला ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि उनके साथ और कोई बात करने वाला नहीं होता। ठीक है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो कितनी बात करें, घर में कोई और नहीं है। सो वो जो सीख रहा है बच्चा वही एक्सेंट पिक कर रहा है, वही लैंग्वेज पिक कर रहा है और उसको फंक्शनल नहीं कर रहा। और इनफैक्ट बच्चे अक्सर जो कार्टून्स में एक्शंस होते हैं वो भी कर रहे होते हैं बैठे हुए। जिस तरह अगर आप रेसलिंग देख रहे हैं बच्चे, तो वो घर के क्वेश्चंस उठा के फेंकना शुरू कर दिए। एग्रेसिव बिहेवियर उनका अच्छा खासा नजर आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम कि आप लोग उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहे होते और आप आपका कंट्रोल ही नहीं है कि आपका बच्चा एग्जैक्टली आप कार्टून्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, आपके बच्चे क्या लैंग्वेज बोल रहे होते हैं घर बैठे हुए, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं ये उर्दू तो नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, और फिर आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा जी कोई और ही लैंग्वेज हम मामला कहीं और ही चला गया। लेकिन इसमें एक और भी लैंग्वेज हम देखते हैं बच्चों की ना, जैसे बच्चे तोतला बोलते हैं, क्योंकि हम भी ना नॉर्मली बच्चों से बात करते हैं, बेटे खाना खा लो, बेटे ये जो अभी आप खुद कहीं कर लो, तो बच्चे भी कर लो ही करेगा, वो उसने और क्या बोलना है। तो प्लीज डोंट डू दैट। इस पे जरा बताएं कि छोटे बच्चों की बात करें ना, जाहिर बात है बड़े भी तोतले हैं आजकल। जी ओके, सो बिल्कुल ऐसे इसको हम बेबी टॉक कहते हैं। जब पेरेंट्स बच्चा जब बातें करना सीख रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली तोतला बोलते हैं, बिकॉज वो सीख रहा होता है। तो हमें वो चीज़ बहुत क्यूट लगती है, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो क्यूट होती भी है। जब बच्चे तोतला करके बोलते हैं तो वो क्यूट होता भी है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय ना करे, तो हम हमेशा पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चे के साथ प्रॉपर वर्ड्स में बात करें, बेबी टॉक ना करें। ये इसलिए भी क्योंकि फिर कई साल तक हम 8-8, 9-9 साल के बच्चों को इसी तरह बोलते देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज बच्चा इतना ट्यून हो जाता है ना कि मुझे उसके ऊपर प्यार मिल रहा है, मुझे उसके ऊपर अटेंशन मिल रही है। देखें, वो बच्चा है, उसको वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो डेफिनेटली वो सारे जो बिहेवियर्स हैं वो अपनाएगा, राइट। सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये भी फील हो रहा है ना कि बच्चा जो है वो ज़्यादा करना शुरू हो गया है और वो बोल नहीं भी रहा, ठीक है, तो फिर उसमें आप प्लीज़ बेबी टॉक ना करें। इवन उसमें फिर बच्चे ना वही वर्ड्स पिक कर लेते हैं, फिर वही पेरेंट्स बाद में आके कंसर्न ये शो करते हैं कि हमारा बच्चा पूरा वर्ड नहीं बोल रहा, वो आधा वर्ड बोल रहा है, बिकॉज आपने उसको सिखाया है ना। तो एक पैटर्न जब आप बिल्ड कर देंगे, उसको ब्रेक करना एज अ पेरेंट आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। सिखा जो आप ही रहे ना, वो अल्फाज आप आधा सिखा रहे हैं, तोतला सिखा रहे हैं, सही सिखा रहे हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन यू, बच्चा वही चीज़ आगे से पिक करेगा। बहुत सारे बच्चे हकलाते भी हैं, इसकी क्या रीज़न होती है, इसको कब किस एज में ट्रीट कर देना चाहिए? ओके, सो जो हकलाने का मसला है, स्टैमरिंग, बेसिकली डेवलपमेंटल स्टैमरिंग होती है जो बच्चों में होती है। लाइक 2 to 5 ईयर्स के दरमियान जो बच्चा अगर हकला रहा है तो उसको जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं दैट्स फाइन, वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा है। और चूँकि जो स्टैमरिंग का बेसिक कंसर्न होता है ना, वो आपकी जो स्पीच मोटर प्लानिंग होती है उसमें होता है कि इतना टाइम आपको नहीं मिल रहा कि ब्रेन वो प्रोसेस करे और आप वो चीज़ बोलें। तो चूँकि बच्चा 2 से 5 साल के दौरान वो लर्न कर रहा है, तो उसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा आता है, और उसमें पेरेंट को गाइड करते हैं कि आप बच्चे के साथ उसके लेवल के ऊपर आके बात करें, ठीक है, उसको टाइम दे के बात करें, ऐसे मत करें कि जल्दी बोलो, क्योंकि हम अक्सर जल्दी में होते हैं। तो उसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा आता है, वहाँ पे हम उनको गाइड करते हैं। लेकिन अगर 5 साल गुजर गए हैं और फिर भी बच्चे के अंदर स्टैमरिंग का कंसर्न ज़्यादा होता जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, फिर हम कहते हैं कि गो फॉर द असेसमेंट एंड सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस टू स्टैमरिंग, ईदर इट्स इन किड्स, ईदर इट्स इन एडल्ट्स। दिस स्टैमरिंग इज़ नॉट जस्ट अ स्पीच प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। और इनफैक्ट ठीक भी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं अच्छा ये तो अब हकलाता है तो हकलाता ही रहेगा, अक्सर ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं जा रहे होते, बट हमेशा 100% भी ट्रीटेबल होता है ये। ओके, सो आई विल लाइक टू से दिस कि स्टैमरिंग का जो कंसर्न है बच्चों में 100% ट्रीटेबल होता है। लाइक बच्चों में ऐसा होता है, आप देखेंगे भी, आप खुद भी नोटिस करेंगे, अगर 2 से 5 साल के दरमियान बच्चा अगर हकला रहा है ना, स्टैमर करे, तो कभी कुछ दिन वो करेगा, कुछ दिन ठीक हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी करता है, कभी कभी करेगा, कभी कभी ठीक हो जाएगा। तो ये आपके लिए साइन है कि वो लैंग्वेज सीख रहा है और इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो 5 साल से बड़ा बच्चा हो गया है, 15 ईयर्स में चला गया है, टीन एज है, एडल्टहुड है, यू नो, अगर उसमें जा रहा है तो फिर आपके 90% चांसेस होते हैं कि स्टैमरिंग ठीक हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने ब्रेन को ट्यून करना होता है और आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही होती हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी होती हैं। एंड एज वी से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा इस गैप को फिल कर सकते हैं।
ओके सो इट जस्ट बड़ा बिकॉज important होता है यही ये। वजह है कि आप देखें बहुत से स्टैमर्स हैं जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। नहीं, मैं Yes. अपनी बात करी, Yeah. मैंने इससे पहले भी प्रॉब्ली जब इससे पहले मैंने जिक्र किया था एक और Yes. प्लेटफॉर्म पे, मैं स्टैमर करती थी और मैं मतलब 5 साल की उम्र के बाद मतलब मैं स्कूल टाइम तक मैं हकलाती थी अच्छे खासा। खैर वो तो रीजंस जो थी, वो एक होता है कि आपका जो राइट जो ईयर होता है उसकी थोड़ी सी ईयर कनाल कुछ बच्चों की, वो जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, वो एक जो पतली होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी होता है कि आप जब ठीक से नहीं सुन पा रहे होते तो ऑब्वियसली वो आप स्टैमर कर रहे होते हैं, एंड देन मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत मजाक उड़ता था स्कूल ऐसे में। होता है। मैं रीडिंग जब कर रही होती थी तो अक्सर टीचर्स जानबूझ के भी, बिकॉज वो अब ज़माना बड़ा डिफरेंट है, अब टीचर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, एंड देन ये सारे मामलात मतलब आपको अच्छी तरह से आपकी काउंसलिंग की जाती है। बट उस टाइम पर इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, सपोर्ट भी नहीं थी, Bullying तो होती आई थी। स्टिल रिमेंबर कि मुझे बुली किया जाता था इस चीज़ के ऊपर कि मैं ये अब हकलाई की या कुछ भी। लेकिन मेरी मदर का इसमें बहुत रूल है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना, एंड सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही इस चीज़ को उन्होंने कवर कर क्योंकि दिया आपने था। बहुत early इसको बहुत एक- अच्छा, और हाँ। क्योंकि मेरी मदर ने फौरन उसको पिक किया था। That's nice. और फिर काफ़ी टाइम तक जो है वो स्पीच थेरेपी की तरफ लेकर गई मुझे, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अब जुबान ही है जो चलती है ना। वो तो बहुत अब चलती है। दिमाग कम चलता है, जुबान ज़्यादा चल रही होती है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, जिस तरह अभी इन्होंने भी जिक्र किया, आमना ने भी, कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत सारे लोग, मतलब जो चीज़ आपको अपनी वीकनेस लगती उसको है आपने strength आप बना उसके लिया ऊपर होता है। काम करके आप उसको अपनी स्ट्रेंथ और बना इसमें सकते सभी हैं। आपने एक बात की ना कि आपकी मदर का बड़ा रोल है और आपके मदर ने फौरन से पिक किया। तो मैं ये सवाल भी रखना चाह रहा था आपके सामने, वो पेरेंट्स जो कि डिनाइल के फेज में रहते हैं और उसकी वजह से, उस फेज में रहने की वजह से जो काम खराब हो जाता है, प्लीज उसको एड्रेस कीजिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी वजह से स्पीच इश्यूज जो है वो एड्रेस भी नहीं हो सक रहे हैं। देखें, जब आपका बच्चा आपके सामने है ना, तो बजाय से कि आप लोगों की बातें सुने, बिकॉज देखें मैं पेरेंट्स को ना किसी हद तक एक मार्जिन देती हूँ कि जिस तरह का हमारी सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सोसाइटल प्रेशर होता है। आपके घरों में बहुत से लोग होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं नहीं करना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को, पैटर्न को ब्रेक करना, राइट। लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी ये है कि आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका बच्चा आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा चेंजेस बच्चे के अंदर आएंगी। और यही प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स जो है वो डिनाइल में होते हैं तो बच्चे के अंदर चेंज भी नहीं आ रही होती। एंड एट द सेम टाइम मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानती हूँ जो स्पीच में आपके पास आ जाते हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। मतलब ये बहुत आयरॉनिक सी चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल हम उनको बता रहे होते हैं कि यू नो ये बच्चे में प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ घर में तो सब कुछ कर रहा है। यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि वो एक एक्सेप्टेंस जो है ना कि नहीं देखें आपके साथ घर में करे तो हो सकता है आपके साथ रैपो बिल्डिंग है। हम इसको ये चीज़ नहीं कहते कि बच्चा फंक्शनल है कि सिर्फ वो अम्मा की बात पे है कि ये चीज़ है, बाकी सारी दुनिया से पूछते रहे उसको पता ही ना हो, और रहना उसने दुनिया में है ना, दुनिया में। सो इट इज़ अगेन नॉट फंक्शनल। तो दिस इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स वॉचिंग अस राइट नाउ कि देखें जब आप एक बच्चे को चाहते हैं ना कि वो फंक्शनल हो तो उसकी कम्युनिकेशन जनरलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से भी अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है कि जब आप थेरेपी करवा रहे होते हैं तो उसको जनरलाइज्ड इन्वायरमेंट में बच्चे को लेके जाएं, उसको जनरलाइज करें, तब हम कहेंगे कि ये बच्चा जब फंक्शनल कम्युनिकेशन में आ गया, नाउ ही इज़ रेडी टू कम्युनिकेट विद द पीपल। उसमें क्या आपने ये भी देखा कि मदर्स ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं, मदर्स लेकर भी आती हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है, आई एम सो सॉरी, बट फादर्स की तरफ से वो कंसर्न नहीं शो किया जा रहा। जनरली भी जब थेरेपी के लिए लेकर जा रहे हैं बच्चों को, माँ तो लेकर जा रही है, वो ज़ाहिर है बहुत मेहनत करे, लेकिन फादर वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड, जनरली नहीं इन्वॉल्व होते हैं। Yes, नहीं involve होते। Honestly, this is a very sad topic as well for But me as this a is therapist. true. This is true. This is harsh realities, right? And we need to address it. We are in 2025 right now, and मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि in the end of the day, it's partners. Yes. ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा तो आप दोनों का है, सिर्फ वाइफ का तो नहीं है, राइट? अब बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो आकर हमें ये बता रही होती हैं, मदर्स ये रिपोर्ट करती हैं कि जैसे हम मना करते हैं कि देखें स्क्रीन ना दें बच्चे को, आपका बच्चा ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहा है, व्हाई यू आर पुटिंग अनदर फैक्टर इनटू दैट, राइट? सो आप स्क्रीन ना दें बच्चे को, लेकिन वो कहते हैं इसके बाबा दे देते हैं, ठीक है, तो बाबा डू नॉट सपोर्ट इन दैट, क्योंकि बाबा के लिए एक ईजी वे आउट है, मैं ऑफिस से घर आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तो बच्चे को मैंने दे देनी है वो चीज़। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, थेरेपी के लिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, फादर्स भी अब कंसर्निंग हैं और फादर्स भी कंसर्न शो करते हैं, बिकॉज आई गेस दिस इज ऑल्सो जनरेशनल चेंज एज वेल। मैंने इस सवाल इसलिए भी रखा कि इम्पोर्टेंट भी है ना कि उन पेरेंट्स का आना, ताकि वो जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग होना बड़े इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स खुद घर जाके क्या करना है। सिर्फ एक माँ ने नहीं, उस
बाप ने भी क्या करना है घर जाके? तो आप लोगों की तरफ से ऐसी काउंसलिंग भी की जाती है पेरेंट्स की? बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें होता है कि स्पीच थेरेपी, मोस्टली स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 20% हमारा रोल है, 80% आपका रोल है। पेरेंट्स का है। एग्जैक्टली। सो उसमें हम हमेशा पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि ये वो सारे काम हैं जो हम बच्चे के साथ करें। फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट हुई है, उसमें जो चीज़ें रूल आउट हुई हैं, एक तो उस वक्त हम पेरेंट्स को फ़ौरन बताते हैं कि देखें ये फैक्टर्स हैं, ये एरियाज हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। एंड देन जब थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को बताते हैं। और बताने का मकसद भी यही होता है कि आप बच्चे को घर में भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाएं। बिकॉज मैं उसको सेशन में इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, लेकिन आपने उसको फिर आगे लेकर चलना है, राइट। और घर में आपके पास देखें एक मदर होती है ना, उसके पास घर में मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चे को थेरेपी सेशन में प्ले में कार्ड्स के ज़रिए करवा रही हूँ, आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो बोले। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को बोलने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करने देते। आप खुद नोटिस करें, बच्चे का खाने का टाइम फिक्स है, खाना दे दिया, बच्चे को क्या ज़रूरत है वो बोले कि मामा मुझे भूख लगी है, गिव मी समथिंग, राइट। बच्चे को आपने वॉशरूम का टाइम सेट हुआ हुआ है, वॉशरूम ले गए, बच्चा क्यों आपको बताएगा कि आई नीड टू गो टू वॉशरूम? गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ द थिंग जो कि पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को घर में कि वो कुछ ना कुछ बोलें, आपको बोल के बताएं। और अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो आप फॉर एग्जांपल इवन अगर आप उसको वाटर प्रेजेंट करें, सो आस्क हिम कि व्हाट यू वांट या यू वांट वाटर, तो एटलीस्ट वो कुछ तो बोले। कम्युनिकेशन हो। बड़े बड़े छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आमना साहब ने बताया भी हैं कि बच्चे से बातचीत करें, क्योंकि ज़्यादा काम आपने खुद करना है, स्पेशली जब बच्चे के साथ कोई इशू है। हाँ अशरफ, एक मसला ये भी होता है कि हम बच्चे को ज़रा ना ज़ुबानों में भी, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी बड़ा कंफ्यूज कर देते होते हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वांट वाटर, तो फिर बच्चा बिकॉज अब वो एक सीखने की जब फेज़ में है, आधी जो है वो उर्दू बोली जा रही है, आधे लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोले जा रहे हैं, आधा सेंटेंस अंग्रेजी का बोला जा रहा है, आधा सेंटेंस उर्दू का बोला जा रहा है, तो बच्चा उसमें भी तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है ना, बिकॉज उसको भी समझ नहीं आ रही होती है कि वो किस लैंग्वेज में किस तरह से कम्युनिकेट करे। तो हम जो अच्छी कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं हमेशा, तो उसमें ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है कि आपने बच्चे को कंप्लीट सेंटेंस बोलना भी सिखाना है, सो दैट वो कॉन्फिडेंट हो। अब वो बच्चा वही बच्चा होता है जब आप उससे जब बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ, तो वो अपने माइंड में टाइम ले रहा होता है सोचने के लिए कि अच्छा उसको किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, इसके बाद कौन सा लफ्ज़ जुड़ेगा। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती है कि घर के अंदर आप बच्चे को सिखाते किस तरह से, कि पेरेंट्स की अपनी कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आमना होती है। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू दिस कि जो लिटरेचर है वो सपोर्ट करता है कि बायलिंगुअलिज्म इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे से 2 लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन जो ज़्यादा लिटरेचर है, स्टडीज़ हैं, रिसर्च वर्क हुआ है, वो इसको प्रूव करता है कि बायलिंगुअलिज्म से प्रॉब्लम नहीं होता। रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जब हम बच्चे को काम करवाना शुरू करवाते हैं तो हम उसको साउंड लेवल से स्टार्ट करवाते हैं। उन्हीं साउंड से, चाहे आप उर्दू बोलें चाहे आप इंग्लिश बोलें, कुछ भी बोलें, तो उसमें उन्हीं साउंड से वर्ड्स बन रहे होते हैं। जब बच्चे की ग्रिप उस चीज़ के ऊपर स्ट्रांग हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो लर्न करना स्टार्ट कर देता है, लाइक बेहतर बोलना स्टार्ट कर देता है। जब हम स्पीच थेरेपी कर रहे होते हैं हम हमेशा प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछते ज़रूर हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर बच्चा ऑलरेडी एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है तो उसमें हम प्रेफर्ड पूछ लेते हैं कि आप बता दें कि आप घर में ज़्यादा कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो हम बच्चे के लिए ईजी कर देते हैं, कंफर्टेबल कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल, लेकिन रिसर्च से कि अगर आप दोनों लैंग्वेजेस भी लेकर चलते हैं एट अ टाइम तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे की स्पीच थेरेपी। बायलिंगुअलिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है जो कहते हैं सबीन का पॉइंट है कि बाद में जब आप बच्चा उर्दू अंग्रेजी पढ़ रहा होता है ना, फिर बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार होता है। तो ऑब्वियसली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बायलिंगुअल ना हो या आप ना सिखाएं, लैंग्वेज तो सारी अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उस टाइम कंप्लीट सेंटेंस अंग्रेजी का बोलें, उर्दू बोल रहे हैं तो कंप्लीट सेंटेंस उर्दू का बोलें, ताकि बच्चे अंग्रेजी भी सीख रहा हो, बच्चा उर्दू भी सीख रहा हो। ऐसा ना हो कि आप आधा लफ्ज जो है वो एक जुमले के अंदर 2 अंग्रेजी के वर्ड, 2 अंग्रेजी का, आपको एक छोटी कंफ्यूजन की स्टेट होती है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, अक्सर पेरेंट्स आप देखेंगे सुनेंगे कि हैंडी वॉश कर लो। हाँ हाँ। सो जो आप बात करिए इट इज दिस, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। दिस इज नॉट अ सेंटेंस इन एनी वे। एग्जैक्टली, तो आप बोले हैंड वॉश कर लो या हाथ धो लो। एग्जैक्टली, सो इट्स जस्ट दैट। अक्सर तो अल्लाह माफ़ करे, हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारी पूरी माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो हम मसाइल हैं हमारे बड़े इस किस्म के। अक्सर तो हम देख रहे होते हैं ईट लो, ईट क्यों नहीं रहे। मैं सच्ची बात आपको बता रही, मेरे इर्द गिर्द एग्जाम्पल से हैं। मम्मा एंग्री हो जाएंगी देखो पापा को हैप्पी कर दिया, मतलब व्हाट इज़ दिस। आई मीन आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं दोनों
इंग्लिश जो है इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको Language is सीखें। a mode of और वो communication, सिर्फ yes. अंग्रेजी नहीं, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आप उसको बोलें, आप सिखाएं, बच्चों को हमेशा सिखानी चाहिए, स्पेशली आपको मादरी ज़ुबान भी बच्चों को सिखानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, कंप्लीट अंग्रेज़ी बोलें, सेंटेंस कंप्लीट करें। उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोलें, ताकि आपका बच्चा भी ना, उसको भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में वो भी ना जाए कि मैं हूँ कौन। ये बड़ा मसला है हमारा। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you It for was great having having you. हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं खूबसूरत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लैंडस्केप की। और जब पाकिस्तान के लैंडस्केप की बात करें, अक्सर जिक्र करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट्स ब्यूटीफुल। No doubt. हर मंजर बहुत प्यारा है, वो चाहे पहाड़ हो, चाहे सहरा हो, दरिया है या फिर समंदर है। हमारा पूरा पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। ऐसे में ये बड़ा अच्छा है सबीन कि बहुत से लोग उस कुदरती हुस्न से माला माल जो पूरा एक इलाका होता है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। समटाइम्स इन जस्ट पिक्चर, समटाइम्स वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, किसी न किसी वे में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा भी रहे होते और हैं। बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। Yes. अगर हम, जब आप कहते हैं ना टूरिज्म को प्रमोट करने की हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, हमारे माउंटेनियर्स हैं, हमारे ट्रैकर्स हैं, सोशल मीडिया पे जब उसको अपलोड करते हैं, कोई भी अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करके, तो वो बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि आपने वो लोगों को बताया अपने मुल्क के बारे में, उस जगह के बारे में। पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज जो है वो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी दिखा रहे हैं। जो हमें नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं हर वक्त, क्या रखा है पाकिस्तान में, ये मैं लिटरली ये बात करी बिकॉज Yes. बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन का रुझान हम देख रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें। सो ऑब्वियसली हमने अपने मुल्क की कदर क्या है उसको समझना है, उसकी वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमने किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जब भी हम कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर हो गई है, उसके बाद हम उसका हशर बिगाड़ के रख देते होते हैं और जिसका खमियाजा जो है वो हम भी भुगत रहे हैं और और आने हमारे वाले भी जनरेशन भुगतेंगे। भी भुगतेगी। Absolutely. लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका काम बोलता है और वो बड़ा ज़बरदस्त इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से। तो मैं ख्याल है पहले हम जरा उनका काम देखते हैं थोड़ा सा, फिर जब हम वापस फिर आएंगे बताएंगे आपको कि वो ये कौन इनका है। स्पेसिफिक काम है, क्योंकि एक तो है समीन कि यूर ट्रैवलिंग और आप जा रहे होते हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, लेकिन इनका बड़ा स्पेसिफिक मैं कहूँगा, इन्होंने जॉनर डिफाइन किया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये इलाका है, मुझे इसी के आसपास रहना है। सो मैं अभी नाम भी नहीं बता रहा, मैं इनके भी कंट्रीब्यूशन का जिक्र भी नहीं कर रहा और कितना इनके काम को सराहा गया मैं उस पर बात अभी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाते हैं। बिल्कुल।
इट्स ब्यूटीफुल। एक काम खालिद महमूद साहब का आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ काम इनका हमने आपको दिखाया है। एट द सेम टाइम कुछ बातें जो और इनके मुतालिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से अवार्ड्स इनको दिए गए माशाल्लाह। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से 2023 में एडवेंचर स्पोर्ट्स में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, और PTDC की तरफ से 2024 में बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड, और फिर ट्रैकर्स मीटअप 2023 में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। आई एम श्योर इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इनके होंगे। अच्छा, ये इतने जो खूबसूरती से आपने इसको रिकॉर्ड किया है, एक जुमला जो कि हम अक्सर समीन सुनते हैं कि जिस भी जगह की तारीफ करनी होती है ना पाकिस्तान के, हम सो सॉरी टू से दिस बट हम ये क्या कहते हैं, ये तो पाकिस्तान नहीं लग रहा। हाँ, सही बात है। दैट्स हाउ वी से इट एक्चुअली। तो वो जो कुछ मंजर हमने देखे हैं मतलब अगर हम आम उसमें गुफ्तगू में करें कह दीजिएगा तो यही कहा जाता है, मैं नहीं कहता। हाँ, अपना कह दीजिएगा कि ये तो पाकिस्तान नहीं लग रहा। यही पाकिस्तान है, कितना this is प्यारा है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान खालिद साहब। एक्चुअली हम पाकिस्तान के बारे में जानते नहीं हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर पाकिस्तान को आप देखना शुरू करें तो पाकिस्तान ख़त्म ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम 5 लाइफ चाहिए पाकिस्तान को देखने के लिए कि पाकिस्तान इतना डाइवर्स है। और इसकी अगर खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है। मैं इस तरह से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दुनिया एक्सप्लोर की है। मैंने इटालियन एल्प्स देखे हैं, मैंने स्विस एल्प्स देखे हैं, वहाँ ट्रैकिंग की है, और जैपनीज़ एल्प्स मैंने विंटर समर दोनों सीज़न में किए हैं। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ कि वेयर वी स्टैंड एंड वेयर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड, ठीक है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, 7000 से ज़्यादा, ठीक है। मैंने अभी तक पिछले 10 सालों में जो ट्रैक करके एक्सप्लोर किए हैं, दीज आर 27। तो आप इमेजिन करें कि 7000 को मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। फिर सिर्फ ग्लेशियर्स नहीं हैं, फिर माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, मेडोज़ हैं, रॉक टावर हैं। अगर मैं रॉक टावर की बात करूं तो दुनिया के जितने रॉक क्लाइंबर हैं उनके लिए पाकिस्तान हेवन है। वो पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं क्योंकि टॉलेस्ट रॉक टावर पाकिस्तान में है। तो दुनिया का जितना क्लाइंबर है, रॉक क्लाइंबर जो है वो पाकिस्तान आता है, यहाँ पाकिस्तान आना चाहता है। रिसोर्सेज या कुछ प्रॉब्लम उसको हर्डल आ सकती हैं, अदरवाइज उसकी विश होती है, उसकी बकेट लिस्ट में होता है कि मैंने पाकिस्तान जाना है। जैसे हर बंदे की एक बकेट लिस्ट होती है कि यार ये जगह तो मैंने जाना है। स्पेशली जब एडवेंचर की बात होती है तो ऑब्वियसली वो आप देख रहे होते हैं कि रुझान स्पेशली अब जो है वो रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जीबी की तरफ अगर देखा जाए तो फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं वहाँ पर, और जाहिर सी बात है जिस तरह मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमेशा ट्रैवल एजेंसीज़ को काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आप लोगों का भी बड़ा किरदार होता है। आप जिस भी डोमेन में काम करें, आप प्रमोट करें, तो कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, हमारा खूबसूरती हमारे मुल्क की दिखा रहा है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। अच्छा, आपने ट्रैकिंग की है, इतनी सारी चीज़, अभी तो हम वीडियो दिखा रहे थे, उसके ऊपर लेबलिंग साथ साथ हुई थी कि कहाँ कौन कौन से ग्लेशियर्स या कौन कौन से ट्रैक आपने किए हैं। सबसे ज़बरदस्त जिस पे आपको अब खुद हैरान रह गए हों कि वाओ, मुझे पता नहीं था कि ये जगह एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, वो कौन सी थी? अच्छा, ऐसे है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम पसंद होता है जहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है या जो चैलेंजिंग होता है, और ज़्यादा खूबसूरती भी वहाँ पे अट्रैक्ट करती है। तो अगर कराकरम की बात करें तो कराकरम में जो सबसे खूबसूरत एरिया है दैट इज़ स्नो लेक। स्नो लेक को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा तीसरा ट्रिप था ये स्नो लेक के ऊपर। तो स्नो लेक के ऊपर कोई 7 पासेज हैं। आप 7 टाइम स्नो लेक से गुजर सकते हैं। तो मैं 3 दफ़ा स्नो लेक से गुजरा हूँ। अभी आपने शॉर्ट में स्नो लेक को देखा भी होगा। तो स्नो लेक का जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 77 स्क्वायर किलोमीटर, ये यानी कि इतनी बड़ी है ये। तो स्नो लेक के जितने पासेस हैं, आप जिस पास से भी गुजरें तो स्नो लेक की जो खूबसूरती है वो आपको इंस्पायर करती है वो। और ये एक ऐसा ट्रैक है जो कि कम लोगों ने देखा है क्योंकि K2 ट्रैक की तरफ ज़्यादा रुझान है जाने का। तो K2 और स्नो लेक दोनों अपोजिट हैं, दोनों स्कोले से स्टार्ट होते हैं, दोनों स्कर्दू से जीप लेके स्कोले पहुंचेंगे। तो आगे फिर ये 2 रास्ते निकल जाते हैं, एक राइट K2 की तरफ और लेफ्ट जो है वो स्नो लेक की तरफ। तो स्नो लेक पे आप स्कोले से जब ट्रैक करके निकलते हैं तो 4 दिन में आप स्नो लेक के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 4 दिन की ट्रैकिंग है। तो 4 दिन के बाद स्नो लेक की जो खूबसूरती है फिर आपको वो देखने को मिलती है। और आप एक दफ़ा स्नो लेक देख लें फिर आपको स्नो लेक से मोहब्बत हो जाती है, फिर आप बार बार उस मंजर के लिए स्नो लेक जाएंगे। और हमने वीडियो में देखा भी है कि वाकई वो इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने ज्यादा जो फोकस रखा है वो कराकरम पासेस की तरफ रखा है, रेंज की तरफ रखा है, व्हाई इज दैट सो? कराकरम के साथ हम लोग दूसरे जो ट्रैक है वो भी कर रहे हैं, जैसे गिजर के ट्रैक हैं। आप इंडस को देखें तो इंडस में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बाय रोड
तो राइट और लेफ्ट से रिवर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो रिवर है वो कहीं ना कहीं लेक से आता है, कहीं ना कहीं ग्लेशियर से आता है, तो हम वो ट्रैक भी कर रहे हैं। हमने लास्ट 2-3 ईयर में 2 ट्रैक वहाँ पे किए, एक है तांगीर वाला और एक है दारेल वाला। तो जब तांगीर से ऊपर जाएं या दारेल से ऊपर जाएं तो आप गिज़र की तरफ जाके निकलते हैं। ये ठीक है। गिज़र आपने शंदूर सुना होगा ना, तो आप शंदूर साइड पे निकलते हैं। ये तकरीबन को 4-5 डेज़ के ट्रैक बनते हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। ये वाले कराकरम वाले थोड़े से मुश्किल हैं। हमने पाकिस्तानियों ने कराकरम के ट्रैक नहीं देखे, दुनिया को हमने अभी नहीं दिखाए। हाँ, फॉरनर आए हैं, फॉरनर तो पिछले 2 सदियों से ट्रैक कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपनी ही दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने उनके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हैं। एक मास लेवल पे कराकरम नहीं दिखाया गया। तो मैंने जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको डॉक्यूमेंट करूं, ताकि मैं पाकिस्तानियों को दिखा सकूं, पाकिस्तान को दिखा सकूं और हम लोग दुनिया को भी दिखा सकें। कि हमने खुद भी तो काम दिस किया इज़ वाई मैंने फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की, उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर कंटेंट बनाया और प्रॉपर रिसर्च बेस्ड, जिसमें आपको एक नॉलेज भी मिलेगा, एक हिस्ट्री भी मिलेगी। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ फिर मैंने बनाना शुरू की, जितने मैंने ट्रैक्स किए। ना सिर्फ ट्रैक, बल्कि जो हमारी माउंटेन्स हैं, जैसे K2 है, तो K2 जो समिट है फर्स्ट टाइम 1954 में हुआ। तो 54 में वो समिट कैसे हुआ, वो टीम कैसे पहुंची, एक्सेस नहीं थी। कराची पहुंचे सबसे पहले वो इटली से, और उनका लगेज भी जो कराची पहुंचा वो शिपमेंट के थ्रू। 2 महीने लगे उनका लगेज कराची पहुंचने में, इटली से, फिर कराची से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से लोग स्कर्दू कैसे जाते थे? कोई रास्ता तो था नहीं, बाहर एयर एक्सेस थी नहीं, रोड डायरेक्ट एक्सेस थी नहीं, तो ये श्रीनगर से लोग जाते होते थे। अच्छा। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में बताया है कि जो शुरू में ट्रैकिंग होती थी, आज से कोई 100 साल पहले कह रहे हैं या 150 साल पहले कह रहे हैं, तो श्रीनगर के रास्ते से होती थी। श्रीनगर से आप देवसाई क्रॉस करते थे, देवसाई क्रॉस करके आप स्कर्दू पहुंचते थे, तो फिर स्कर्दू से ट्रैक स्टार्ट होता था। ये आज स्कर्दू से नहीं होता, आज अस्कोले से होता है। स्कर्दू से आप जीप लेके स्कोले पहुंचते हैं, जो कि 8 घंटे की राइड है। उसके बाद स्कोले के बाद फिर आप K2 की तरफ जाते हैं, या स्नो लेक की, या कराकरम के जो डिफरेंट और पासेस हैं और ट्रैक्स हैं। देयर आर सो मेनी ट्रैक्स, लेकिन उनका जो स्टार्ट होता है अस्कोले से होता है, खुशे से होता है, हरामोश से होता है, नगर से होता है और शिमशाल वैली से होता है। ये 5 कॉरिडोर हैं कराकरम के ऊपर जाने के लिए। फिर आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं और एग्जिट कहाँ करना चाह रहे हैं। दैट इज अप टू यू कि आपका प्लान है ये, और आपने कैंप कहाँ पे अपना लगाना है, यू नो सारी चीजें आपको, आप प्री प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में आपके लिए भी बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा बिकॉज खुद जाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह आपने बताया कि किस तरह से, बट उसको डॉक्यूमेंट करना मेरे ख्याल है वो और भी मुश्किल नहीं होता, जहाँ पे मुश्किल है ये। वो क्योंकि वो जगह होती है जहाँ पर आपको दूसरा भी कोई अच्छा नहीं लग रहा होता कि आपके साथ कौन है, ऐसे में इक्विपमेंट एंड देन ऑब्वियसली इक्विपमेंट एंड उसको कैरी करना एंड देन कैप्चर करना कितना मुश्किल है। अच्छा, सबसे जो बड़ी मुश्किल होती है, एक होता है लगेज, कि आप ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें आपने खुद कैरी करनी है। ड्रोन आपने कैरी करना है, आपने गोप्रो कैरी करना है, आपने DSLR कैरी करना है। आप कैरी करेंगे तो ही बना पाएंगे ये। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनकी चार्जिंग की, क्योंकि वहाँ पे सोलर प्लेट या इस तरह के चार्जर आप उठा के नहीं ले जा सकते, आप जनरेटर उठा के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि लिमिटेड लगेज होता है जो आपने कैरी करना है, क्योंकि आपका फूड है, आपका टेंट है, आपका टेक्निकल गियर है, रोप्स हैं और बहुत सारा टेक्निकल गियर होता है, हमारा अपना लगेज होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ अगर ये चार्जिंग वाली चीज़ें भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो एक्सपेंसेस फिर बढ़ते जाते हैं। आप लेके तो जा सकते हैं, सही है, लेकिन जो एक्सपेंस है वो फिर आपके बजट से वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें बंदा इसलिए शौक से कैरी करता है या कैरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट करना है, आपका एक पैशन है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने गोल सेट किया हुआ है कि यार ये काम मैंने करना है। तो जो हमारी टीम है, हमारे 5 दोस्तों की, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना। ये तो उसके लिए मेरा टाइम भी ज़्यादा लगता है। मुश्किल काम आपने, मुश्किल काम जो है वो मेरे ज़िम्मे है। मुश्किल कहते हैं ना, मुश्किल मुझे बड़ी पसंद है, वाकई मुश्किल पसंद है, करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उसमें हम जो वीडियो देख रहे थे खालिद साहब, उसमें ज़रा बर्फ़ ही बर्फ़ में नज़र आई है कि नॉर्मली हम जब देखते हैं किसी भी ट्रैवलर को तो अच्छा वो हमें सारे मौसम ही तकरीबन दिखाते हैं, उसमें बर्फ़ वाला एलिमेंट थोड़ा कम होता है। आपने ज़्यादा फोकस विंटर पे रखा हुआ है? नहीं, मेरी डॉक्यूमेंट्रीज तो हर तरह की हैं, ऑटम की भी हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा मौसम बेहतर है किसी भी चीज़ को देखने का, तो मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ को अगर आप 4 दफ़ा देखेंगे, जैसे आप नथिया गली चले गए हैं, नथिया गली समर में आपको डिफरेंट नज़र आएगा, स्प्रिंग में डिफरेंट नज़र आएगा, ऑटम में डिफरेंट नज़र आएगा,
विंटर में वही चीज़ आपको एक डिफरेंट लुक दे रही होगी। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को अगर आप देखें तो उसको 4 दफ़ा ज़रूर देखें। जैसे हुंजा जाते हैं तो हुंजा का जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है वो मार्च से, तो मार्च में वो बेहतरीन ब्लॉसम आपको देता है। वहाँ चेरी है, एप्रिकॉट है, प्लम है, एप्पल है, तो एक लंबा ब्लॉसम चलता है जो कि मार्च के मिड से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक ब्लॉसम चल रहा है डिफरेंट फ्रूट्स का, डिफरेंट ट्री का। और उसके बाद आ जाता है फिर आपका समर, जिसमें आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है और यही फल आपको खाने को मिलता है ताज़ा। आप चेरी खा सकते हैं, आप खुबानी खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, तो फ्रेश आपको ये चीज़ें मिलती हैं। साथ ग्रीन ब्यूटी आपको मिलती है। और अगर आप आटम में चले जाएं, खूबसूरत होता है तो यू विल बी शॉक्ड। हम लोग आटम में मिनापिन में थे, हुंजा के पास एक गांव है मिनापिन जो कि राकापोशी के बिल्कुल नीचे है। तो आटम के डेज थे तो हमने लॉन में, मैं और वाइफ थे, तो हमने लॉन में जो आटम लीव्स होते हैं वो इकट्ठे करने शुरू किए। तो दिस वर 14 कलर के ऑटम लीव एक लॉन के अंदर हम मिले। तो हमने टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर रखा वाइट और ऊपर वो लीव रखे और उसकी पिक्चर ली हमने। इतने शेड्स हैं वहाँ पर ऑटम के, इतने शेड्स हैं, ठीक है। एंड देन विंटर में बिल्कुल डिफरेंट। और देवसाई भी आपने विंटर में वहाँ पे आपने विजिट किया, और देवसाई नॉर्मली विंटर में नहीं जाते, बंद होता है। जी ऐसा ही है। देवसाई जो है वो 6 मंथ बंद होता है, 6 मंथ ओपन होता है। और देवसाई जो है वो नेशनल पार्क है, ये सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट हाईएस्ट प्लेट्यू हैं वो तिब्बत में हैं, वो 6000 और 5000 मीटर की बुलंदी के ऊपर हैं। ये 4100 मीटर की बुलंदी के ऊपर है ये वाला। तो 3616 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। तो हमने स्तौर से अपना जर्नी स्टार्ट किया और हम सतपारा जाके निकले। तो हमने 95 किलोमीटर इसमें हाइक की। तो इट वाज ऑल वाइट, ठीक है। तो देवसाई में मेरे 2 ड्रीम पूरे हुए। एक तो मेरा देवसाई का ड्रीम था इसको विंटर में देखने का, इसको इसकी वाइट ब्यूटी देखने की। दूसरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आप ड्रीम रखते हैं देखने का तो वो आपका ड्रीम देवसाई में पूरा हो जाता है। आपको लगता है कि आप नॉर्थ पोल या साउथ, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आप हैं या चंद आपको रीच मिलेंगे, ठीक है। ब्राउन बियर आपको देखने को मिल सकते हैं। वो कहानियों में जो कहते हैं परियां वरियां, वो ऐसी कोई परी कभी नहीं नजर आई आपको? ये जस्ट कहानियां हैं और कुछ भी नहीं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। रियलिटी में परियां हो सकता है वो भी वो सोच के वहाँ पे गए हुए, इतनी जान जोखिम में डाल के वहाँ जाके ये क्या हो गया, ये तो वाकई कहानियों में था। कल से सारी जर्नी में अभी तक कोई ऐसा वैसे वाकया हुआ और जिसमें कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? आई मीन परियों वाली बात तो आपने कह दी कि वो तो कहानियों में ही होता है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज? ऐसे है कि हम लोग अपनी बॉडी को 3 तरह से फीड करते हैं, पानी लेके, फूड के ज़रिए है और दिमाग के ज़रिए, या आँखों से या कानों के ज़रिए। तो ट्रैकिंग जो है, ये माउंटेनिंग जो है, वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू फीड बेस्ट टू योर बॉडी। इसी वजह से आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। आप पॉलिटिक्स में नहीं रहते, आप पाकिस्तान की गंदी बातें नहीं कर रहे होते, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि हम यहाँ पे बॉडी को नेगेटिविटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं बाय ब्रेन, बाय माउथ, हर तरह से। तो जब यू आर इन विल्डरनेस तो आपको बेस्ट पानी पीने को मिलता है, आपको बेस्ट ऑक्सीजन मिलती है जो आप इनहेल कर रहे होते हैं। तो खूबसूरती फिर आँखों और कानों के ज़रिए जो आप देख रहे होते हैं या जो सुन रहे होते हैं, जो बातें हो रही होती हैं, दिस आर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यू लिव इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। तो आप इमेजिन करें कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, तो यू आर ब्लेस्ड वन। And you are blessed one, sir. Yes, alhamdulillah. And your group is blessed one actually, जो जा रहे हैं और इस तरह से खुद तो चलो they are blessed, और उसके at the same time we are also blessed कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं। देखने को मिलता है शोएब, ये बड़ी बात होती है। हम क्योंकि नहीं जा पा रहे होते, बहुत सारे हम में से लोग होंगे, लेकिन हमें क्या होता है कि हम जस्ट एक क्लिक करते हैं और वीडियो हमारे सामने आ जाती है, देन हम सारी चीज़ों को घर बैठे। बल्कि जो वीडियो में इससे पहले दिखाया उसमें कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो कि फर्स्ट टाइम हमारे शो के थ्रू आपने देखे हैं, वो क्लिप्स अभी तक इन्होंने कहीं पे पब्लिश भी नहीं किए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, ऑल द बेस्ट सर। अभी बहुत सा आपकी जर्नी अभी और है, अभी बहुत सा काम आप और करेंगे इंशाल्लाह। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। बहुत सी डोमेन्स ऐसी हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा ख़वातीन ने नाम बनाया और ख़वातीन आगे बढ़े, बहुत सी ख़वातीन के लिए रास्ता बनाया, बट स्टिल कुछ डोमेन्स, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें आज भी नज़र आता है कि अच्छा ख़वातीन या तो नहीं है या तो बिल्कुल अभी आना शुरू किया है उन्हें और उनका रुझान है। ऐसे में एक खबर आई थी आज से 2 महीने पहले कि पाकिस्तान की पहली खातून फ़्लाइट स्पैनर जिन्होंने इस्लामाबाद टू सक्खर वो फ्लाई किया, तो
ये एजाज़ उनके नाम हुआ कि पहली खातून फ़्लाइट स्पैनर हैं और जिन्होंने ज़ाहिर ये कामयाबी से मैं कहूँगा अपना सफ़र मुकम्मल किया एंड नॉट जस्ट दैट फ़्लाइट, उसके बाद तो माशाल्लाह उनकी ऐसी खूबसूरत जर्नी है कि अब तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी करती हैं। सो ये जो एक खबर आई ना कि अच्छा पहली खातून PIA की पहली इंजीनियर जिन्होंने ये फ़्लाइट किया, तो सबने इस पर बड़ा ज़िराई भी दी। अच्छा जो पहली का होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त टाइटल होता है कि फर्स्ट, उसके बाद बिकॉज आप ट्रेंड सेटर होते हैं, आपने ट्रेंड सेट कर दिया, आपने वो बैरियर जो है उसको आपने ब्रेक कर दिया है और उसके बाद जो है आपने रास्ता हमवार कर दिया कि बाकी ख़वातीन भी या बाकी लोग भी वो आगे बढ़ें और वो भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड सेट करने वाली चीज़ होती है ना कि फर्स्ट का जो टाइटल होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इसी टाइटल पर हमें बात करें, जो टाइटल जिन्होंने हासिल किया, महबूब शनवार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। PIA से इनका ताल्लुक है, जो मैंने जिक्र किया 2 महीने पहले इस्लामाबाद सक्कर फ्लाइंग स्पैनर, पहली फ्लाइंग स्पैनर की हैसियत से ज़ाहिर उन्होंने ये अपना मुकम्मल की थी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। ग्रेट टू हैव यू। आई एम श्योर कि स्पेशली इस फ्लाइट के बाद तो बहुत ज़्यादा आपको पजीराई मिली और लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिली है और फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली और बाकी फ्रेंड्स और कोलीग्स की तरफ से भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। यहाँ तक पहुँचना, थोड़ा सा इस जर्नी से मुतालिक बताइएगा। आई एम श्योर कि ज़ाहिर है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन दैट मैटर्स अ लॉट, फिर उसके अलावा सर्टिफिकेशंस भी होती होंगी, आई एम श्योर बहुत सी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। तो ये कितना लंबा सफ़र था? यहाँ तक पहुँचने के लिए ये होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एयर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और उसके बाद फिर मैंने PIA को ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको एक सेट ऑफ ट्रेनिंग्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स से गुजरना पड़ता है और फिर उनको कंप्लीट करने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। उन मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करते हैं आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे और फिर आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद फिर एयरक्राफ्ट की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होती हैं। मतलब एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचते हैं। 2007 में ज्वाइन किया PIA आपने? जी एग्जैक्टली 2007 में मैंने PIA ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने इनिशियली एवियोनिक्स ओवरहॉल PIA का एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे सक्सेसफुली फिर मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए मैं प्रमोट हुई 2013 में और लेटर ऑन मैंने 2014 में इस्लामाबाद इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया एज ए लाइन मेंटेनेंस इंजीनियर। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एक नया जर्नी मज़ीद स्टार्ट हुआ। वहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस और एयरक्राफ्ट की क्वालिफ़िकेशन पर्टिकुलरली तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। तो वो एक्सपीरियंस इंटायरली पिछले एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ये भी पूछना चाहती है कितना चैलेंजिंग है और या हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है या फील्ड ही देखा जाए, काम ही देखा जाए तो वही चैलेंजिंग है? बिकॉज ऑब्वियसली अब इसलिए आपको भी टाइम लग गया बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपने गेन किया डिफरेंट जगहों के। जी एग्जैक्टली, बेसिकली ये फील्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मेल्स के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है क्योंकि आपको एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी आ रही होती है कि आपको उससे अप टू डेट रहना होता है और उस पर हमारी नो डाउट कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको फ्रीक्वेंट आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि आप उनसे जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं आपके एयरक्राफ्ट में आपको उन चीज़ों को पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और आप उनको रीड कर जब कर लेते हैं तो आपको इंश्योर कर लेते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उससे हम अब्रेस्ट हैं नॉलेज से। तो लेकिन यह है कि इंटायरली सिर्फ फीमेल्स के लिए चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ऑलरेडी, तो वहाँ पे फीमेल्स को हर फील्ड में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सही बात है। तो इस फील्ड में पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत सारे हमारे जो गोल्स कह लें कि हम उनको अचीव करते हुए हमारे पास ऐसे वेज होते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज समहाउ गेन कर लेते हैं क्योंकि आपने एक एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो वो अल्टीमेटली आप मेरिट बेस पे ही चलते जाते हैं आगे। तो आपको काम आता है तो सही सी बात है, कोई आपको पीछे नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली हर फील्ड में अंदर मर्द हो खातून हो सबके लिए यही होता है कि आपको अगर काम आता है ना आपका तो उसके बाद आपको कोई पीछे नहीं कर सकते बिकॉज वो चीज़ आप ही कर सकते हैं। सो ये अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ पे ध्यान मत देंगे हमें कौन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपने खुद किस तरह से आगे बढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट जी प्लीज। इसमें आई थिंक आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत मैटर करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें तो मेरे ख्याल में फिर आप फोकस करके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ऐसे में फर्स्ट फ्लाइट
क्या उससे पहले फीलिंग्स थी, कितना कुछ डराया क्या लोगों ने? एंड देन थ्रू आउट फ्लाइट और फिर पोस्ट फ्लाइट किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस? आई थिंक बिफोर फ्लाइट अगर मैं बात करती हूँ तो वो मिक्स ऑफ इमोशंस थे उस टाइम पे, एक्साइटमेंट भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक चीज़ ज़्यादा जो मेरे लिए प्रेशर मेरे माइंड पे था वो ये था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इसमें फील्ड में होती है कि आप एयरक्राफ्ट के साथ एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ग्राउंड सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी। आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और उस पर आपने बेस करते हुए अपने एयरक्राफ्ट को बेस स्टेशन पे वापस लेकर आना है। तो आपने एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को इंश्योर करना है, ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करना है उसमें। तो मेरे ख्याल में चैलेंजिंग तो नो डाउट है, और वही बात कि सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मेल्स के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लिया। फ्लाइट लैंड हुई, फिर क्या हुआ? कॉलें आई या लोगों ने कितना बेशक सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि मैंने फर्स्ट फ्लाइट अपनी जो है वो खैरियत से मुकम्मल की है। तो बाकी नो डाउट कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली मुझे, फ्रेंड्स एंड अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करती हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अब कर रही हूँ और बाकी भी चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तो मेरे ख्याल में मेरा ये जर्नी स्टार्ट है इंशाल्लाह, बहुत आगे जाएंगी। मैं थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को भी और हमारे लिए भी, जब हम बात करते हैं फ्लाइंग स्पैनर इंजीनियर, क्या काम होता है एक फ्लाइंग स्पैनर इंजीनियर का? अच्छा, फ्लाइंग स्पैनर की टर्मिनोलॉजी बेसिकली हम एविएशन की फील्ड में हम यूटिलाइज इसको इस सेंस में करते हैं कि फ्लाइंग स्पैनर बेसिकली वो इंजीनियर होता है जो एक एयरक्राफ्ट के साथ एक कंपनी करके एक ऐसी लोकेशन पे जाता है जो कि अवे फ्रॉम बेस लोकेशन होती है, और वहाँ पे आपको ग्राउंड सपोर्ट नहीं होती है। वरना अगर आप वैसी लोकेशंस पे देखें कि आप के बेस स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट होती है, इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल स्टाफ होता है आपके पास। तो अगर कोई डिफेक्ट आता है, कोई आपने चेक्स परफॉर्म करने हैं, प्री फ्लाइट चेक्स परफॉर्म करने हैं, तो वो स्टाफ अवेलेबल है। लेकिन एक अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन आप एयरक्राफ्ट के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास ग्राउंड सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो आपने एग्जैक्टली वो खुद उसको मैनेज करना है। तो उस लिहाज से काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग नो डाउट हो जाता है। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ कि एक रूटीन से हट के कुछ हुआ हो, यानी एक फर्स्ट फ्लाइट के अलावा भी जितनी फ़्लाइट्स आपने की हैं, जब आप बेस स्टेशन से अवे जाते हैं कि जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ नहीं, जो आप बता भी रही हैं, तो एक तो होता है ना रूटीन का चेक हो रहा होता है, आप कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक आ रहा होता है, ओके, लेकिन गड़बड़ आ गई हो, अब मैं विश ने गड़बड़ ठीक करनी है। और ऐसा बिल्कुल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ख्याल पे वही बात कि आपकी जब एक ट्रेनिंग आपको उस लेवल पे दे दी जाती है और आपका एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड पे, तो फिर आप ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं। तो वो चैलेंजेस कोई मतलब कोई ऐसे चैलेंज नहीं है कि मतलब वो एक होता है ना कि ये क्या हो गया और उसके बाद वो आपके जहन से ही ना जा, लेकिन इसमें आपने बेसिकली आपने काम रहना होता है कि आपने अपने काम को बेसिकली एक सक्सेसफुली उसको अकम्प्लिश करना है। तो आपने काम रहते हुए काम करना है, आप काम करेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको दिया जाएगा, बिकॉज़ आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस भी उसमें बूस्ट हो जाता है कि आप जब देखते हैं कि हाँ जी मैं एक दफ़ा जाके मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी फ्यूचर में। यहाँ तक पहुँचने में क्रेडिट किसको देती हैं? पेरेंट्स को। माशाल्लाह, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां जो मैं सुन रही हैं, बहुत से ऐसी फील्ड जिसमें मैंने आगाज़ में कहा कि स्टिल हमें आगे चलकर देखना है कि ख़वातीन उसमें नाम मज़ीद बनाएंगी, मतलब स्टिल कुछ डोमेन्स ऐसे जहाँ पे हमें नहीं नज़र आती भी ख़वातीन। क्या पैगाम देंगे उन ख़वातीन को जो कि सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं आगे बढ़ रही होती, या ये कहा जाता है उनको बिकॉज खातून नहीं करती या ख़वातीन नहीं करती? हमारे यहाँ अगर अभी भी हम देखें कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी इंजीनियरिंग की फील्ड में ही हमारे पास फ़ीमेल्स बहुत कम आ रही होती हैं, और मैंने भी जब इंजीनियरिंग की तो पूरे इंटायर बैच में हम ओनली 4 फीमेल्स थी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर इंडस्ट्री में भी अल्टीमेटली आपको कम फीमेल्स नज़र आती हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही होगा कि चैलेंजेस नो डाउट आते हैं, लेकिन आप अगर अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें और आप हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, तो आप मेरे ख्याल में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। इंशाल्लाह। मैं विश थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड मोर पावर टू यू। आपने बहुत से लोगों के लिए इसको मिसाल के तौर पर सामने रखा है कि इफ़ आई कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे जहन में होता है कि अच्छा नहीं, कुछ चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि नहीं, वो ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग के बाद, सर्टिफिकेट्स के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड देन यू आर एबल टू डू इट, और जैसे उन्होंने करके दिखाया माशाल्लाह। इसी के साथ हमारा ये शो ख़त्म पजीर हो रहा है जनाब। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के शो से मुतालिक। हमारे अमेजिंग गेस्ट आपके साथ जो आज हमने शेयर की, उनकी जर्नी, उनके काम
आई एम श्योर कि आपने बड़ा पसंद भी किया होगा। तो फीडबैक जरूर दिया करें, हमें बात किया करें, जो कि आप करते भी हैं, हमें बड़ा अच्छा भी लगता बड़ा है। अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे बड़े बड़े ज़बरदस्त से मैसेज होते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।